सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गांव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीबी राम जी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खास तौर पे तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है? विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत का विकास तेज तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा। लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है। ये एक गारंटी है रोजगार की। जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। जो कौशल विकास, बाजार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेती का काम है, जल सुरक्षा है, इन सबको जोड़कर गांव का समग्र विकास हो, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था। लेकिन जो ये नया अधिनियम है, रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी। तो ये नया अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है? देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी या उनके आजीविका के स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं, उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी। बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था, तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए। तो आपको सर क्या लगता है, जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है? देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं।
अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ओडीओपी सेक्टर की क्रियाएं हैं, कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है, तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए। और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा, तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी। क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्तापरक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गांव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी। क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है, उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे। तो इस प्रकार वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं, उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस अधिनियम के जरिए की जा रही है। लेकिन सर, मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थीं जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर, क्या आपको लगता है इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में। देखिए, जहाँ तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई। जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी, कह सकते हैं लोग मांग करेंगे तब उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है, इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार सृजित किए जाएंगे। अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है, अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है, वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यही स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी। और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा, और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा
कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए, उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है। ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीमें आवास की शुरू की जाएंगी, उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक और जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्तापरक अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी, या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है। सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है। उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ओटीओपी का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है। इसमें एक और जहां श्रमिक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है, कह सकते हैं। ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गांवों का आमूलचूल परिवर्तन करते हुए या गांव की तरक्की को तेज करते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति को भी टिकाऊ बनाना और 2047 तक लक्ष्य को प्राप्त करना विकसित भारत का। वो इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्कीम बहुत कारगर साबित होगी। आवश्यकता इस बात की है कि निरंतर
मॉनिटरिंग की जाए। बिल्कुल सर, आपने विस्तार से बताया कि ये बदलाव केवल रोजगार योजना का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था के व्यापक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।